Hi all, welcome back to my channel again. I am नरेश माखीजा। तो जावा 9 फीचर्स प्लेलिस्ट का दूसरा पार्ट है जिसमें मैं बात करूंगा JPMS। JPMS का फुल फॉर्म है जावा प्लेटफॉर्म मॉड्यूल सिस्टम। अब इस JPMS को समझने के लिए हमें चार प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा क्योंकि जावा वालों ने इसे डेवलप करा। हमारे पास चार प्रॉब्लम थी जो रेगुलरली हम लोग फेस कर रहे थे, तो उनको सॉल्यूशन एज अ JPMS इन्होंने हमें दिया। अब बात यहीं तक नहीं आती कि बस एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे दिया। जावा वालों ने काफी बड़ा चेंज करा है जावा के स्ट्रक्चर में जावा 9 से। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जावा 9 के पहले मतलब जावा 8 तक हमारे पास JDK और JRE ये दोनों हमारे पास होते थे जब भी हम जावा को इंस्टॉल करते थे। लेकिन जावा 9 से ये JRE रिमूव हो गया है, हमारे पास केवल JDK रहेगा। पहले मैं आपको जावा 8 और जावा 9 प्लस का जो स्ट्रक्चर है, जैसे ही हम जेडीके जावा इंस्टॉल करते हैं अपनी मशीन पे, तो जावा 8 और जावा 8 के बाद से जो भी चेंजेस हुए हैं इंस्टॉलेशन में, पहले मैं वो आपको दिखाता हूँ। फिर हम धीरे धीरे करके एक एक प्रॉब्लम को समझेंगे, उस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन था, उसके जरिए हम इस पूरे जावा प्लेटफॉर्म मॉडल सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे। अब आपको पहले स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। अब ये लेफ्ट साइड आपको दिख रहा है जावा 8 के इंस्टॉल करते समय जो जो जावा वालों ने मेरे सिस्टम पे कुछ फोल्डर क्रिएट करे, कुछ फाइल इंस्टॉल करी, कुछ जिप बनाई, कुछ टेक्स्ट फाइल बनाई। और यही जब मैं जावा 15 इंस्टॉल करा, मेरी मशीन पे केवल जेडीके ही है। जेडीके के अंदर बिन कॉन्फ़िग इंक्लूड जेमोड्स, ये जेमोड्स नहीं है, लीगल लिब। अब अगर मैं जावा 8 की बात करूँ तो बिन भी था, बिन के अगेंस्ट कॉन्फ वगैरह था, जो भी था वो जावा 8 में। जावा 9 प्लस से थोड़ा चेंज हो गया है। मेरे पास बिन था, इंक्लूड था, JRE। अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो कहीं से अगर तक मुझे JRE नहीं दिख रहा है, इसके बाहर आऊँ तो मुझे केवल JDK दिख रहा है। क्या हुआ, जावा 9 से JRE हमारी मशीन से रिमूव हो गया है। जब भी हम इंस्टॉल करेंगे हमें JRE नहीं मिलेगा। प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि जावा काफी हेवी होता जा रहा है। हेवी से मेरा मतलब क्या, मैं आपको इधर समझाता हूँ। आप लोगों ने माइक्रो सर्विस का नाम सुना होगा। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हम बहुत बड़ी मोनोलिथिक एप्लीकेशन बना लेते थे पहले। अगर आप वेब एप्लीकेशन पे काम करते हैं या आप लोगों ने स्प्रिंग वर्ड सुना है, पहले क्या होता था, स्प्रिंग एमवीसी का यूज करके हम एक मोनोलिथिक एप्लीकेशन बनाते थे। लेट्स से अगर मेरे एक प्रोजेक्ट में 10 मॉड्यूल है, वो 10 के 10 मॉड्यूल का कोड एक ही प्रोजेक्ट में रहता था। उसकी वजह से एप्लीकेशन की साइज ज्यादा हो जाती थी, एप्लीकेशन हैवी बहुत हो जाती थी। उसके बाद क्या हुआ, माइक्रो सर्विस जो टर्म है वो कॉइंड हुआ। उसके बाद हर एक मॉड्यूल की एक माइक्रो सर्विस बनती थी। मॉड्यूल 1 की, फिर माइक्रो सर्विस मॉड्यूल 2 की, फिर माइक्रो सर्विस मॉड्यूल 3 की। इससे क्या हुआ, हमारी एप्लीकेशन लाइट वेट होने लगी। हमें जो चेंज करना है केवल उस मॉड्यूल में चेंज करेंगे, हर बार पूरी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने की जरूरत नहीं है। यही चीज जावा वालों ने भी फॉलो करी। जावा 9 से उन्होंने जे मॉड्स बनाए। उन्होंने क्या करा, जे मॉड्स बनाए खुद जावा के लिए। हम लोग तो अपने अलग मॉड्यूल बना सकते हैं, जैसे हम अपनी अपनी माइक्रो सर्विस बनाते हैं अपनी स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन की, वैसे ही हम छोटे छोटे JRE बना सकते हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था आपको कि हम छोटे छोटे अपने JRE बना सकते हैं। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको। ये वीडियो पूरा JPMS पे जावा प्लेटफॉर्म मॉडल सिस्टम। अब पहले जावा वालों ने क्या करा वो मैं आपको दिखाता हूँ। JDK में गए, उन्होंने JMod फोल्डर बना दिया। एक काम करते हैं, इसके साथ में आपको JDK 8 भी दिखा देता हूँ। ये JDK में अगर आप जाओगे 8 में JRE फोल्डर था। JRE फोल्डर के अंदर लिब के अंदर एक rt.jar थी। rt.jar, ये दिख रहा है आपको। ये तकरीबन 60 MB की जार है। होता क्या था, जितनी भी क्लासेस है, जितनी भी जो क्लासेस है जो जावा वालों ने क्रिएट की रही है, लाइक ऑब्जेक्ट क्लास, इंटीजर क्लास, स्ट्रिंग क्लास, जो भी हमारे लिए हेल्पफुल क्लासेस हैं, वो सब जावा वालों ने क्रिएट की है। अब होता क्या था कि मान लो अगर मुझे केवल एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाना है, लेट से मुझे एक प्रोजेक्ट बनाना है जिसके अंदर केवल मैं स्ट्रिंग st इक्वल टू नरेश ऐसा करके sysout st कर रहा हूँ। अब अगर मुझे ये प्रोजेक्ट कहीं पे भी चलाना है, चलाने से मतलब पहले उसकी जावा फाइल बनाऊंगा, जावा फाइल के बाद कंपाइल करके क्लास फाइल बनाऊंगा और फाइनली जावा PSP मेरी क्लास का नाम रहेगा। उसके लिए मुझे पूरा जावा इंस्टॉल करना पड़ता था। वो 200-400 जीबी का जावा पूरी मशीन पे इंस्टॉल करना पड़ता था, जो कि गलत था। इसी वजह से जो IoT एप्लीकेशन है उनके लिए जावा प्रीफर्ड नहीं था, क्योंकि IoT जो एप्लीकेशन होती है उनके लिए OS साइज बहुत लिमिटेड रहती है, रैम बहुत लिमिटेड रहती है, रोम बहुत लिमिटेड रहती है। उसकी वजह से जावा पूरा इंस्टॉल कर नहीं सकते थे छोटे छोटे फीचर्स के लिए। अब क्या हुआ,
जावा 9 से हमें इन सब चीज़ों की परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मेरी एप्लीकेशन में केवल इतना सा ही काम है, देखा जाए तो मैं स्ट्रिंग क्लास चाहिए मुझे मेरी एप्लीकेशन में ऑब्जेक्ट क्लास चाहिए। सो मैं उन दोनों क्लासों को ही लूँगा या मैं केवल वही पैकेज लूँगा जिस पैकेज में दोनों क्लासेस हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते कि क्लासेस लें, हम लेंगे मॉड्यूल्स। एक चीज़ और मैंने आपको बताई नहीं, पहले क्या होता था पैकेजेस के अंदर होती थी क्लासेस, दैट्स इट। अब क्या हुआ है, अब एक लेयर और पैकेजेस पे आ गई है मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स के अंदर होते हैं पैकेजेस, पैकेजेस के अंदर होती क्लासेस। अब अगर मैं ऑप्शन वन की बात करूं यहाँ पे, तो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, जावा डॉट लैंग और उसके अंदर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कॉमा स्ट्रिंग क्लास ये होती थी। अब अगर मैं जावा 9 की बात करूं, सो इसका एग्जांपल हुआ जावा डॉट बेस। जावा डॉट बेस पैकेज के मॉड्यूल के अंदर बहुत सारे पैकेजेस है, जावा डॉट लैंग, जावा डॉट यूटिल और भी बहुत सारे। अब मैं आपको विजुलाइज का करता हूँ, दिखाई देता हूँ मैं आपको यहाँ पे। ये रहा जेमोड फोल्डर। सो आपको सबसे ऊपर क्या दिख रहा है, जावा डॉट बेस। सो यही इन्होंने करा जावा वालों ने कि अब इन्होंने ये जो सारी क्लासेस थी एक ही जार आर टी डॉट जार के अंदर डालने की बजाय इन्होंने अपने खुद के जावा को ही मॉड्यूलराइज कर दिया, मतलब छोटे छोटे मॉड्यूल बना के छोड़ दिए। इसीलिए इसका नाम है जे मोड्स, जे फॉर जावा, एम फॉर मॉड्यूल। सो जावा मॉड्यूल उन्होंने छोटे छोटे बनाए। सो इनका कहना है कि जब भी आप जेआरई बना रहे हो तो आपको जो मॉड्यूल चाहिए उसी मॉड्यूल को लेके आपका जेआरई बनाओ, बशर्ते कि अगर आपने वो मॉडल सिलेक्ट करा तो केवल आप उसी मॉडल की क्लासेस यूज कर सकते हो, उस जीआरई में आप किसी दूसरी क्लास नहीं यूज कर सकते। जैसे एग्जांपल, मैं अगर एक जीआरई बनाता हूँ जावा बेस का यूज करके, तो उसके अंदर मैं जावा आरएमआई की क्लासेस डेफिनेटली कुछ भी हो जाए नहीं यूज कर सकता। ओके, तो ये हमने थोड़ी सी जेलिंग की बात करी। अब फिर से हम जेपीएमएस पे आ जाते हैं। मैंने क्या बताया आपको कि मॉड्यूल होंगे, मॉड्यूल के अंदर पैकेजेस होंगे और उसके अंदर क्लासेस होगी। अब ये तो बात हुई जेपीएमएस के छोटे से ओवरव्यू की। जावा वालों ने भी खुद मॉड्यूल बनाए और हमारे पास भी ऑप्शन है खुद के मॉड्यूल बनाना, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अब हम एक के बाद एक प्रॉब्लम्स पे आते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है, पहली क्लास पाथ जार हिल। सो आप में से, मेरे हिसाब से अगर आप जावा डेवलपर हो तो 100% लोगों ने ये नो क्लास दे फाउंड एरर वर्ड सुना होगा। ये कब आता है, जब हमारी जो जावा फाइल है वो कंपाइल टाइम पे अवेलेबल हो, कंपाइल टाइम पे अवेलेबल है। लेकिन जब भी हम हमारी क्लास फाइल को एग्जीक्यूट करते हैं, जैसे हम लिखते हैं जावा पी, तो उस समय रन टाइम पर डॉट क्लास फाइल अवेलेबल नहीं है। तो उस केस में क्या होता है, हमें नो क्लास दे फाउंड एरर आता है। उसको सॉल्व करेंगे हम जावा 9 का यूज करके। लेकिन अगेन अगर आप लोगों को नहीं पता, सो पहले मैं आपको ये प्रॉब्लम मेरी मशीन पे प्रॉब्लम चला के आपको दिखा देता हूँ, आपको ये प्रॉब्लम ही दिखा देता हूँ मैं। सो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी दो दो प्रोजेक्ट की जगह ये एक ही प्रोजेक्ट है जिसमें आपको दिख रहा है एक पैकेज है जिसमें क्लास सी के अंदर केवल एक मेथड है जिसमें प्रिंट कर रहा हूँ मेथड से एग्जीक्यूटेड। फिर एक पैकेज है जिसके अंदर एक क्लास बी कुछ नहीं कर रही है, थोड़ा सा प्रिंट कर रही है। और फाइनली क्लास सी का ऑब्जेक्ट बना के क्लास सी की मेथड को इन्वोक कर रही है। सिमिलरली टॉप लेवल की क्लास है ए, जो कि बी की मेथड को कॉल कर रही है और अगेन बी की मेथड सी को कॉल करेगी। सो एक नॉर्मल वे में पहले आपको चला के दिखा देता हूँ कि ये नॉर्मल वे में सब कुछ सही चलेगा। ओके, मैंने पहले ट्राई करा था, इसके बाद मैं रिफ्रेश पे क्लिक करना भूल गया। और इस रन एस जावा एप्लीकेशन चल नहीं रहा है, वेट अ मिनट। वो मैंने प्रोजेक्ट को क्लीन नहीं करा था, क्लासेस फाइल अवेलेबल नहीं थी। रन एस जावा एप्लीकेशन, अब देख रहे हो क्लास ए मेन मेथड एग्जीक्यूट। यहाँ से इसने क्लास बी की मेथड बी को कॉल करा, इस पे जाते हैं। ये बोल रहा मेथड बी एग्जीक्यूटेड, यहाँ से इसने क्लास सी की मेथड सी को एग्जीक्यूट करा और वो बोल रहा है कि मेथड सी ऑल्सो एग्जीक्यूटेड। अब प्रॉब्लम क्या है, अभी कोड, अभी हमारे पास डॉट क्लास फाइल है। मैं जाता हूँ जहाँ पे डॉट क्लास फाइल है, वहाँ गया प्रॉपर्टीज, रिसोर्सेस, जहाँ पे ये क्लासेस अवेलेबल है, ओपन करा इसको। पिन के अंदर जाऊंगा मैं कॉम, और मैं अभी हाल फिलहाल क्लास सी की क्लास फाइल को उड़ा दूंगा। मैंने क्या करा, क्लास सी की क्लास फाइल को डिलीट कर दिया। अब मैं इस प्रोजेक्ट को बिना कुछ रिफ्रेश करे, बिना कुछ क्लीन करे, बिना कुछ कंपाइल करे फिर से चलाऊंगा, क्योंकि मेरा मानना है कि जब मैंने इस प्रोजेक्ट को कंपाइल करा था तो डॉट क्लास जावा तो क्लास सी डॉट जावा तो अवेलेबल थी, तो मेरा कोड सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है। अभी भी आपको दिख रहा है कि कंपाइलेशन एरर नहीं है, भले डॉट क्लास फाइल एग्जिस्ट करती हो या नहीं करती हो। अब अगेन मैं यहाँ पे गया, रन एस जावा एप्लीकेशन। अब ये क्या प्रॉब्लम है,
भैया ये कंपाइल एरर नहीं दे रहा है, उसके बाद भी ये बोल रहा है कि नो क्लास डेफ फाउंड एरर। ये बोल रहा है कि क्लास ए की मेन मेथड एग्जीक्यूट हो गई, क्लास बी की मेथड भी एग्जीक्यूट होगी, लेकिन जैसे ही यहाँ से ये क्लास सी की मेथड सी को एग्जीक्यूट करने गया, इसको वो क्लास फाइल ही नहीं मिली। क्या बोल रहा है वो, नो क्लास डेफ फाउंड, डेफिनेशन फाउंड एरर, इसको क्लास सी की डेफिनेशन ही नहीं मिली। सो अब ये प्रॉब्लम क्यों? क्योंकि भैया हो सकता है कि क्लास ए के अंदर जो मेथड है उसने क्लास बी को कॉल करने के पहले सम 1000 लाइंस का कोड लिखा हो, जो कि तकरीबन 2 साल तक यहीं पे रहा। यहीं पे रहा मतलब कभी ऐसी कंडीशन आई नहीं, मान लो इफ कंडीशन है कि वो ट्रू या फॉल्स होती है तो ही वो क्लास बी पे जाता है, और क्लास बी किसी कंडीशन पे क्लास सी पे जाएगी। तो हो सकता है 2 साल तक किसी कंडीशन ही नहीं है, आप देखते हो आप पॉलिसी वगैरह पे काम करते हो, सो भैया आपने अगले 4 साल तक कभी अपनी पॉलिसी क्लेम ही नहीं करी, तो कभी वो क्लेम वाले फीचर पे जाएगा नहीं चेक करने के लिए कि आप पॉलिसी का बेनिफिट ले सकते हो कि नहीं। फिर आप यहाँ पे फाइनली 2 साल के बाद ऐसा हुआ कि जैसे एक एग्जांपल मैंने अभी आपको दिया कि आपने एक पॉलिसी ली, आपको 2 साल तक कोई भी बीमारी नहीं हुई, 2 साल बाद जब आपको बीमारी हुई तो आप क्लेम करने गए। अब आप क्लेम तभी कर सकते हो जब आपके पास हॉस्पिटल की बिल हो, हॉस्पिटल की बिल तब आएंगे जब आप बीमार हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने पॉलिसी ली, 2 साल तक आप खुद ही वो टेस्ट नहीं कर सकते कि ये बंदा जो बीमार हुआ है, सॉरी जिस बंदे ने पॉलिसी ली है, वो पॉलिसी को क्लेम कर भी सकता है कि नहीं, करेगा नहीं करेगा बात की बात है, कर भी सकता है कि नहीं। अब वो तभी हम टेस्ट कर सकते हैं जब फाइनली बंदे के पास बिल हो, क्योंकि सिस्टम को तो बिल चाहिए रहता है, बिल अपलोड करेंगे जब भी वहाँ पे जो टीम है वो वेरीफाई करेगी और फिर फाइनली क्लेम वाली प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगी। सो हम ये मानते हैं कि फाइनली जो क्लेम वाली प्रोसेस है ये 2 साल बाद एक बंदा एग्जीक्यूट करने जा रहा है। अब ठीक है, क्लास बी तो अवेलेबल रही, लेकिन क्लास बी के अंदर जो क्लास सी है वो तो फेल हो गई। अब समस्या ये कि मान लो ये प्रोजेक्ट आज से 5 साल पहले बना था, 5 साल पहले, वो डेवलपर तो भूल ही जाओ दुनिया में भी है कि नहीं, वी डोंट नो, क्योंकि 5 साल बाद लोग 5 कंपनियां चेंज कर लेते हैं, उससे तो डेवलपर वहां पे हो, उसने जिसको केटी वगैरह दी हो वो भी अवेलेबल है कि नहीं, तो पूरी कंपनी को बैठ के डिबग करना पड़ेगा कि ऐसी क्या समस्या थी, और बाद में पता चलेगा कि भाई साहब ये छोटी सी प्रॉब्लम थी, कहीं से क्लास ही अवेलेबल नहीं थी, कोड सब कुछ सही था, लॉजिक सब कुछ सही था, प्रॉब्लम ये थी कि क्लास फाइल ही अवेलेबल नहीं थी एग्जीक्यूट होने के लिए। सो उस केस में समस्या क्या आई कि काश ऐसा होता, ये जो मेथड, ये जो पहली लाइन है, पहली लाइन से मेरा मतलब ये लाइन एग्जीक्यूट करने के पहले ही हमें पता चल जाए कि किस किस क्लास की डिपेंडेंसी है इस प्रोजेक्ट में, और वो क्लास अगर प्रोजेक्ट स्टार्ट होने के पहले अवेलेबल नहीं है तो प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं हो, हमें पता चल जाए। तो ये प्रॉब्लम उन्होंने जावा मॉड्यूल के थ्रू सॉल्व करी, वो हम अभी देखेंगे। तो फाइनली प्रॉब्लम ये थी, जो क्लास हेल जार हेल ये जो वर्ड हैं इसी के लिए है कि क्लास पाथ जो हम देते हैं वो क्लास अवेलेबल नहीं है, और जार हेल भी ये सिमिलर वर्ड है कि फाइनली हम जार, ये फाइनली बनता क्या है, बनती तो जार फाइल ही है और वो जार अवेलेबल नहीं हुई। ये तो मैंने आपको भी एक ही प्रोजेक्ट में आपको मैंने एग्जीक्यूट करके दिखा दिया, लेकिन रियल लाइफ में क्या होता है, ये प्रोजेक्ट किसी थर्ड पार्टी जार को यूज करता है, वो जार फाइल की क्लासेस का कंपाइल टाइम पे अवेलेबल थी, एनी हाउ रन टाइम पे या तो वो क्या बोलते हैं, करप्ट होगी जार फाइल, या किसी से गलती से डिलीट हो गई, या फाइनली अपलोड ही नहीं हो पाई, तो वो तो पता ही नहीं चल रहा है। तो उसका सॉल्यूशन है जावा 9 का जेपीएमएस, जावा प्लेटफॉर्म मॉड्यूल सिस्टम। अब हम आते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो इस प्रोजेक्ट को अभी मैं क्लोज कर देता हूँ, इसको क्लोज कर दिया, और दो प्रोजेक्ट मैंने बनाए हैं, दोनों को एक एक करके ओपन करता हूँ। अब पहले आपको बताता हूँ प्रोजेक्ट क्या है, जेपीएमएस की बात थोड़े से बाद में करेंगे। एक क्लास है, एक पैकेज है इंटरनल यूज, और उसके अंदर एक क्लास है इंटरनल यूज के लिए, एक पैकेज है टेस्ट जिसके अंदर है हेलो वर्ल्ड। और फाइनली आप देख रहे हो ये क्या फाइल है, ये कैसी डॉट जावा फाइल है, मॉड्यूल डैश इन्फो, और उसके अंदर ये क्या लिखा हमने। सो होता ये है कि अगर हम जावा 9 पे काम कर रहे हैं तो जावा 9 से हमारे पास ऑप्शन है कि एसआरसी फोल्डर के अंदर एक न्यू फाइल क्रिएट कर सके, मॉड्यूल डैश इन्फो डॉट जावा, और उसके अंदर हम बता रहे हैं कि हम कौन कौन से पैकेजेस एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, हम कौन कौन से पैकेजेस एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। एक्सपोर्ट किसको करेंगे, डेफिनेटली आउटर वर्ल्ड को, जैसे मान लीजिए थर्ड पार्टी ऑब्जेक्ट, ये थर्ड पार्टी जार बनेगी, इसको कोई और यूज करेगा। इसी एग्जांपल के लिए मैंने एक मॉड्यूल 2 बना दिया कि मॉड्यूल 2 इस मॉड्यूल जार को एक्सेस करेगा। सो मॉड्यूल 2 को पता होना चाहिए कि भैया कौन कौन सी चीजें एक्सपोज हो रही है। अब अगर मैं मॉड्यूल 2 पे आऊँ, सो मॉड्यूल 2 इतना कर रहा है, बस टेस्ट है, टेस्ट के अंदर से वो हेलो वर्ल्ड क्लास की मेथड कॉल कर रहा है टेस्ट, और इंटरनल यूज क्लास की मेथड को कॉल कर रहा है टेस्ट। इसके अंदर भी एक मॉड्यूल इन्फो डॉट जावा है। सो दो तरीके होते हैं मॉड्यूल इन्फो के, एक में हम बताते हैं कि हम क्या एक्सपोज कर रहे हैं, एक्सपोज किसको करेंगे, जिसको उस चीज की जरूरत होगी। अब ये क्या है, जावा 9 मॉड्यूल।
तो यहाँ पे आपको दिख रहा है मॉड्यूल का मैंने नाम दिया है, इसका नाम दिया है जावा 9 मॉड्यूल और इसका नाम दिया है जावा 9 मॉड्यूल 2। तो जावा 9 मॉड्यूल 2 बोल रहा है कि भैया मेरी जो क्लास है टेस्ट क्लास, उसको क्या हेलो वर्ल्ड की ज़रूरत है और उसको इंटरनल यूज़ की ज़रूरत है। अब वो इस क्या बोलते हैं, इस प्रोजेक्ट में तो अवेलेबल है नहीं, वो कहाँ अवेलेबल है, थर्ड पार्टी प्रोजेक्ट में। तो जावा 9 मॉड्यूल 2 में क्या बोल रहा हूँ मैं कि अगर मेरे प्रोजेक्ट को रन होना है, अगर मेरे प्रोजेक्ट को रन होना है तो उसके पास जावा 9 मॉड्यूल होना ही चाहिए। तो मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि मुझे इसकी ज़रूरत है। अब इसकी ज़रूरत मैंने तो बोल दी, लेकिन भाई साहब ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये चाहता है कि नहीं मैं यूज़ करूँ। अगर ये इसके पैकेज को एक्सपोर्ट नहीं करता, अगेन ये प्रोजेक्ट को एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है, ये क्लास को एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है, या आपके पैकेज को एक्सपोर्ट कर रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपने कॉम जावा 9 टेस्ट एक्सपोर्ट लिख दिया तो जितनी भी क्लासेस इसके अंदर है वो सब अवेलेबल हो जाएगी उस उस मॉड्यूल के लिए जिसने लिखा है एज अ रिक्वायर्स दिस मॉड्यूल। तो दो चीज़ हमने देखी कि एक तो मॉड्यूल इन्फो डॉट जावा हमें बनानी रहती है, जिसमें मॉड्यूल कीवर्ड यूज़ करते हैं, मॉड्यूल का नाम लिखते हैं, और ये जो एक सोर्स होता है, एक डेस्टिनेशन होता है। डेस्टिनेशन क्या बोल रहा है, सोर्स डेस्टिनेशन भी छोड़ें, एक कंज्यूमर एक प्रोड्यूसर। तो ये क्या बोल रहा है कि ठीक है भैया तुमको अगर यूज़ करनी है, ठीक है मैं तुम्हारे लिए एक्सपोर्ट कर देता हूँ। हो सकता है यहाँ पे 10 पैकेजेस हो, 10 पैकेजेस में से 2 पैकेज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं और 8 हम हमारे पर्सनल यूज़ के लिए रख रहे हैं। सो अगर ये काम करूंगा, एक पैकेज और बनाने की जगह इसी में से इसको एक पर्सनल यूज वाला बना दूंगा मैं थोड़ी देर से, जब हम सिक्योरिटी वाले फीचर की बात करेंगे। आपको दिख रहा है मैंने सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स के बारे में भी लिखा है यहाँ पे, तो एक सिक्योरिटी प्रॉब्लम भी जावा वालों ने सॉल्व करी है। तो अब हम वापस हमारे एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। अभी टेस्ट, अब क्या है, मैंने एक चीज पहले से कर ली थी, इसको हटा देता हूँ मैं, कॉन्फ़िगर प्रोजेक्ट, इसको रिमूव कर देता हूँ। सो अभी जस्ट जस्ट बिकॉज मैंने लिख दिया रिक्वायर जावा 9, ये कहीं और पड़ा है, तो इक्लिप्स तो रोएगा, इक्लिप्स तो हमें कंपाइलर देगा कि इक्लिप्स को नहीं पता कि ये भाई साहब ये हेलो वर्ल्ड क्लास कहाँ है, ओके, क्योंकि उसके हिसाब से वो तो इधर ढूंढेगा। अब अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो मॉड्यूल 2 है वो मॉड्यूल 1 की फाइल को एक्सेस कर सके, जावा फाइल को, तो बिल्ड पाथ में जाना है, कॉन्फ़िगर प्रोजेक्ट्स, मॉड्यूल पाथ ऐड करना। ना ना ना, ये प्रोडक्शन यूज के लिए नहीं, ये तो हमारे इक्लिप्स के यूज के लिए, ताकि हमारा इक्लिप्स भी पहचान सके। अब ये हो गया। अब मैं पहले सक्सेसफुली वो जो कहते हैं ना एक हैप्पी केस, वो चला के आपको दिखा देता हूँ कि सब कुछ सही चल रहा है इसमें। रन एज जावा एप्लीकेशन, भैया फर्स्ट लाइन आ गई, हेलो वर्ल्ड की मेथड को उसने एग्जीक्यूट कर लिया, और वो टेस्ट मेथड है, इंटरनल यूज की इंटरनल मेथड को भी उसने इन्वोक कर लिया। अब जो मैंने आपको बोला था कि इसके हाथ में है, ये एक्सपोज करना चाहता है कि नहीं, सो इसलिए मैंने एक पैकेज का नाम दे दिया इंटरनल। अब यहाँ पे अगर मैं डबल स्लैश करके इस लाइन को अगर मैं हाइड कर देता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, अब आपको दिख रहा है मैंने बस जस्ट बिकॉज मैंने यहाँ पे कंट्रोल एस प्रेस करी, मैंने कमेंट करा इसको, कमेंट इस मॉड्यूल फाइल में भी ऐसे करते हैं बैक स्लैश के। तो जैसे ही मैंने कंट्रोल एस करके सेव करा, ये कंपाइलर एरर देने लग गया केवल इंटरनल यूज के लिए। यहाँ ध्यान देना, हेलो वर्ल्ड के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक काम करता हूँ मैं, इसको कमेंट करके, इसको भी कमेंट करके, और एक प्रोजेक्ट इंपोर्ट हटा देता हूँ मैं। भाई साहब ये एकदम मक्खन चलने वाला है, इसको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हेलो वर्ल्ड को वो एक्सपोज कर रहा है। आपने देखा जैसे ही मैंने इसको कमेंट करा, इंपोर्ट इससे मिटाया, कंपाइलर गई। बस एक सेफ्टी श्योरिटी के लिए मैं आपको चला के भी दिखा देता हूँ। सो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर हम करना है तो सारे ही करना है और नहीं करना तो एक भी नहीं करना है। ये सब मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं ये जैसे मान लीजिए इसका ओनर है ए, इसका ओनर है बी। सो ए की इच्छा, वो जिसको एक्सपोर्ट करना चाहता है, जिसको एक्सपोर्ट नहीं करना चाहता है। बी बस इतना ही कह सकता है कि माई बाप मुझे जावा 9 मॉड्यूल की ज़रूरत है, आपने जितने भी एक्सपोर्ट करे मैं उन्हें हैप्पीली ले लूंगा, अगर आपने नहीं करे तो मैं आपका कुछ भी नहीं कर सकता। अब यहाँ पे सबसे बड़े बेनिफिट क्या है, आप देख रहे हो ये भी पब्लिक है। पब्लिक होने के बाद, जबकि मैंने एज अ बिल्ड पाथ में ये प्रोजेक्ट को यहाँ पे ऐड करा है, क्लास पब्लिक है, प्रोजेक्ट को बिल्ड पाथ में ऐड करा है, उसके बाद भी पब्लिक क्लास को ये भाई साहब एक्सेस नहीं कर सकते। ये क्या बोल रहा है, इंपोर्ट करो, इंपोर्ट तो है ऑलरेडी, उसके बाद भी वो कंपाइलर एरर दे रहा है। ये इक्लिप्स थोड़ा सा आपको मिसलीड कर रहा है कंपाइलर से, आप इसको थोड़ा इग्नोर करना। ये बोल रहा है क्रिएट क्लास जबकि इंपोर्ट करो, ठीक है। तो इक्लिप्स का तो क्या काम है कि आपने इस प्रोजेक्ट में डिपेंडेंसी इस प्रोजेक्ट की ऐड करी, तो अकॉर्डिंग टू इक्लिप्स आपका कोड तो चलना चाहिए। लेकिन ये जावा 9 का फीचर है जो आपको अलाउ नहीं कर रहा है इस क्लास फाइल को यूज करना, इंटरनल यूज। क्यों? क्योंकि यहाँ से भाई साहब हमने एक्सपोर्ट ही हटा दिया। अब भले ही आपने यहाँ रिक्वायर लिख रखा, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर इन्होंने एक्सपोज नहीं करा है तो भाई साहब आप हाथ पे हाथ धर के बैठ सकते हो, आप कुछ भी नहीं कर सकते।
तो यही था वो सिक्योरिटी, जो मैंने सिक्योरिटी की बात यहाँ पे करी, यही वो सिक्योरिटी था कि अगर मैं चाहूँ, मैं मतलब एक ये ए जिसने जावा नैन मॉड्यूल बनाया है, वो जितने चाहता है एक्सपोज करना वही। अब इसका सबसे बढ़िया फायदा क्या, कि मान लो ये कोई मैं एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, अब केवल मैं एक ही क्लास एक्सपोज करना चाहता हूँ और उस क्लास की एक ही मेथड, लेकिन वो मेथड का लॉजिक इतना कॉम्प्लेक्स है कि मैं उसे एक क्लास में लिख नहीं सकता। मान लो 10 क्लासेस लगी मुझे उसका लॉजिक लिखने में, चीजें होती कॉम्प्लेक्स। अगर आपने बड़े प्रोजेक्ट पे काम कराए तो 100 150 क्लासेस बनती है और हजारों मेथड्स बनती केवल एक मॉड्यूल के लिए, कि भैया इसको डेटाबेस में अपडेट करना है, लेकिन पीछे 50 फलाने ढिम की चीजें हमको करनी पड़ती है। सो अब अगर ये अवेलेबल हो गया, जैसे आप स्प्रिंग पे काम करते हो, आप जो है कोई सी भी डिपेंडेंस एड करते हो, लेट से अपाचे कॉमन स्लैंग डॉट जार स्ट्रिंग यूटिल्स डॉट इज एम्प्टी मेथड का यूज करने के लिए कि आपकी स्ट्रिंग एम्प्टी है कि नहीं। सो उस केस में आप उसकी सारी पब्लिक क्लासेस एक्सेस कर सकते हो। सो हेल्पलेसली उस बंदे को क्या करना पड़ता था, हर एक उस क्लास को प्राइवेटली डिक्लेयर डिफाइन करना पड़ता था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कोई इसको यूज कर सके। अब सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं, करो पब्लिक, बस इतने ध्यान रखो कि उस पैकेज को एक्सपोज मत करो। अगर आपने इस पैकेज को एक्सपोज कर दिया तो फिर तो भाई साहब सारी की सारी क्लासेस वो सामने वाले के लिए अवेलेबल रहेगी जो उसको यूज करना चाहता है। तो जे मोड में हमने क्या समझा, कि भैया एक जो क्लास नॉट फाउंड एरर आती थी वो तो अभी हमने वहां पे देखी। उसका सॉल्यूशन क्या, उसका सॉल्यूशन ये है कि अगर बाय चांस एनी हाउ, अभी जैसे मुझे यहाँ पे किसकी जरूरत है, इंटरनल यूज की। सो एक बार मैंने चला लिया, चल गया, लेकिन दूसरी बार अब अगर यह काम करते हैं, इसको यहाँ पे रखते हैं, कहाँ गया, इसको हटा ही देते हैं यहाँ से। हटाने की जगह मैं कहूँगा एक कमेंट हटा देते हैं। अब हम सिनेरियो फिर से क्रिएट करते हैं कि हम डॉट क्लास को जाके डिलीट करेंगे। इसको रिफ्रेश करा और एक बार हम चला के देख लेते हैं इसको, टेस्ट, ये सब कुछ सही चला, ओके बढ़िया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वही चीज कर रहा हूँ जो मैंने पहले करी थी उस प्रोजेक्ट में, कि डॉट क्लास सी फाइल को जाके डिलीट कर दिया। सो पहले देख लेते हैं सब कुछ सही तो है ना, एक बार और चला के। चलो मक्खन चल रहा है बढ़िया। अब मैं यहाँ पे गया, प्रॉपर्टीज, इस पाथ पे गया, किस पाथ पे गया, जावा 9 फीचर, जावा 9 मॉड्यूल, सॉरी नॉट फीचर मॉड्यूल, जहाँ पे मेरी दो पैकेजेस, एक तो इंटरनल और एक टेस्ट। सो हम टेस्ट को हटा देते हैं, हेलो वर्ल्ड डॉट क्लास, इसको डिलीट कर दिया। अब आए वापस यहाँ पे, अब हमें ध्यान रखना है कि हमें इसको रिफ्रेश नहीं करना, वरना वो डॉट क्लास क्रिएट हो जाएगी। इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। अब बिना किसी टेंशन के मैं जावा एप्लीकेशन करा, तो क्या बोल रहा है, एरर ऑकर ड्यूरिंग इनिशियलाइजेशन ऑफ बूट लेयर, जावा लैंग मॉड्यूल फाइंड एक्सेप्शन एरर रीडिंग। ये जो भी बोल रहा है कि इसको भैया वो क्लास ही नहीं मिली। अब आप सोच रहे हो कि मैंने तो डायरेक्ट इसको कर दिया डिलीट, इसको करने की जगह हो सकता है कि ये चल गया होता, लेकिन आप अगर आपने ध्यान दिया तो मैंने एक फर्स्ट लाइन करके यहाँ पे एक स्ट्रिंग ऐड करी है, वो यहाँ पे प्रिंट नहीं हो रही है। और अगर आपको भी बाई चांस कुछ लोग ऐसा लग रहा है कि मुझे इसको डिलीट करना चाहिए था, तो वो भी कर लेते हैं। प्रोजेक्ट क्लीन हो गया, ये फाइल आ गई यहाँ पे, इंटरनल यूज, जाके इसको डिलीट ही कर देता हूँ। ठीक है, अब इसको चलाया। अभी यहाँ पे देखो किसके लिए बोल रहा था वो, मॉड्यूल बता रहा है क्या, यहाँ पे कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा। हाँ, ये बोल रहा है जावा 9 डॉट टेस्ट के लिए बोल रहा था, क्योंकि मैंने हेलो वर्ल्ड कोड आया था। अब ये इंटरनल यूज वाला इंटरनल यूज में, तो आप यहाँ पे ध्यान देना जब अगला एरर आएगा। अब देखो वो क्या बोल रहा है, इंटरनल यूज के लिए, इसके साथ तो उसको कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उसने प्रोजेक्ट को चलने ही नहीं दिया एक लाइन भी। तो यही सबसे बढ़िया बेनिफिट है जावा 9 का, कि ये जो एक एक दो दो साल बाद लोगों को, या फिर जब हम सब कुछ सही हो गया प्रोडक्शन पे डिप्लॉय करने गए, हम जब अपनी सैनिटी टेस्टिंग कर रहे प्रोडक्शन पे, हमने बकायदा सही कर ली, क्लाइंट टेस्ट करने गया, उसके सिनेरियो में जो क्लास उसको चाहिए थी वो अवेलेबल ही नहीं है, तो भाई साहब वो क्लाइंट के लिए फट गया, और हम बोलेंगे हमने तो टेस्ट करा था। तो यही सबसे बढ़िया फीचर है जावा 9 का, JPMS सबसे बढ़िया। लेकिन जैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि ये पॉपुलर ही नहीं हुआ है, लोग इसको यूज ही नहीं कर रहे हैं। और एक चीज और, कि ये तो मैंने कोर जावा का प्रोजेक्ट बनाया, स्प्रिंग के साथ भी हम इसको यूज कर सकते हैं। इस वीडियो में तो मैं इसके बारे में नहीं बताऊंगा, लेकिन स्प्रिंग के साथ भी हम इसको यूज कर सकते हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज आपके नॉलेज के लिए, कि 2005 में इसका डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था JPMS का। जावा 7 के साथ इन्होंने सोचा था कि इसको रिलीज करेंगे, जो कि अराउंड 2014 के आसपास रिलीज हुआ था। 2014 में तो जावा 8 रिलीज हुआ था, तो ये अराउंड अराउंड 11 रिलीज, 7 2011 में रिलीज हुआ था।
फिर जब 7 में भी इसको रिलीज नहीं कर पाया, तो उन्होंने क्या सोचा 2014 में जब जावा 8 रिलीज होगा तब कर देंगे, तब भी ये लोग इसको रिलीज नहीं कर पाए। फिर फाइनली जावा 9 में इन्होंने डिसाइड ही करा था कि अब तो जेपीएमएस रिलीज होगा ही होगा। ये इतना कॉम्प्लेक्स था इसीलिए इतना टाइम लग गया। अब इतना कॉम्प्लेक्स क्यों हुआ? क्योंकि इन्होंने पूरा जेडीके का रिस्ट्रक्चर करा। आपको अगर मैं एक बार और दिखाऊं, अगर आपको याद हो थोड़ी देर पहले जब मैंने दिखाया था, तो अब हमारे पास वो जेआरई है ही नहीं। और अब बेनिफिट क्या, अभी भी मैंने जे लिंक की बात करी नहीं। इसका एक बेनिफिट और है कि हम अपने जब खुद की जेआरई बनाएंगे तो हमें पूरा जावा उठाने की जरूरत नहीं। मुझे अगर जावा बेस चाहिए तो मुझे मल्टी थ्रेडिंग वगैरह या डेटाबेस वगैरह या फिर वो दूसरे जो आरएमआई है उनकी जरूरत नहीं, तो मैं उनको लूंगा ही नहीं। तो वो आईओटी के लिए कंपेटिबल हो गया। फिर जावा 9 की भी इन्होंने काफी बार जो है एक्सटेंड करी थी रिलीज, जस्ट बिकॉज ऑफ जेपीएमएस। वो फाइनली एट द एंड 2017 था शायद जब जावा 9 रिलीज हो गया। अब ये मेसी मोनोलिथ, तो ये वही था जो आपको बोला कि जावा 9 वालों ने एक बड़े आरटी डॉट जार की जगह छोटे छोटे मॉड्यूल बना लिए जिनको नाम दिया उन्होंने मॉड्स, और किस फोल्डर में है, जे मॉड्स में। तो ये सब इन्होंने अलग अलग कर दिए, ये था। अब एक वर्जन कंट्रोल, ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल डिस्कशन है। अब मेरी जो है मान लीजिए टेस्ट डॉट जावा है, उसके अंदर क्या कहूँ मैं कुछ क्लासेस हैं जिसके अंदर मुझे jar 1, jar 2, jar 3, 3 जार की मुझे जरूरत पड़ती है। अगर आप स्प्रिंग पे काम करते हो तो डेफिनेटली आपको पता है हम मल्टीपल डिपेंडेंसीज ऐड करते हैं। अब होता क्या है कि टेस्ट डॉट जावा के अंदर 3 जार यूज कर रहा हूँ, 3 जार की कुछ क्लासेस। अब एक क्लास है एक्स वाई जेड डॉट क्लास जिसकी मुझे जरूरत है jar 3 में। ये एक्स वाई जेड क्लास किस जार में अवेलेबल है, jar 3। लेकिन कोइंसिडेंटली जो मैं जार 2 मेरे पास है उसके अंदर भी एक्स वाई जेड डॉट क्लास अवेलेबल है सेम पैकेज में, ये भी ध्यान रखना सेम पैकेज में। हुआ क्या, कंपाइल के टाइम तो मैंने क्या बोला कि भैया ये जो है jar 3 की उठा लो। लेकिन जब रन टाइम की बात आती है, जब हम अपना एक क्लास पाथ देते हैं, जो लोग कमांड प्रॉम्प्ट से जावा को यूज करते हैं, तो आपने देखा होगा जावा सी क्लास -c क्लास पाथ करके पूरा जार का पाथ देते हो। अब होता क्या है कि जब भी हम क्लास पाथ में जार का पाथ देते हैं, हम ऐसे देते हैं जार 1 देन jar 2 सेमीकोलन देके जे देन jar 3। यहाँ एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि जब भी जावा इस एक्स वाई जेड क्लास को ढूंढने जाएगा, हम चाहते हैं कि किस जार में ढूंढे, jar 3 में। लेकिन मैंने क्या बोला, कोइंसिडेंटली ये जो एक्स वाई जेड नाम की एक और क्लास जिसकी फंक्शनलिटी बिल्कुल अलग है, इसका इससे कोई लेन देना नहीं है, लेकिन ये jar 2 में भी अवेलेबल है और मुझे खुद भी नहीं पता। मैं खुद भी कह रहा हूँ कि मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने तो इसको बस एक छोटी सी एक मेथड के लिए यूज करा। होगा ये कि जब भी हम चाहते हैं जावा वालों से कि आप इस एक्स वाई जेड को jar 3 में ढूंढो, तो वो लेफ्ट टू राइट सर्च करने जाएंगे। वो ऐसा नहीं कि जो मैंने बोला वो, क्योंकि मैंने तो इसको सारी जार यहाँ पे बता दी। हम क्या करते हैं, जार एक के बाद एक सारी बता देते हैं। हम ऐसा तो करने जाएंगे नहीं, जब भी मैंने कोड लिखा अरे एक्स वाई जेड जार यूज कर रहा हूँ भाई, इसमें तो नहीं है, इसमें तो नहीं है, इसमें तो नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग तो jar 3 में है, लेकिन कोइंसिडेंटली jar 2 में भी एक्स वाई जेड डॉट क्लास है, और मैंने क्या करा, jar 1 jar 2 jar 3 करके जावा को बता दिया कि ये क्लास पाथ है, आपको इसमें से मेरी एक्स वाई जेड डॉट क्लास को उठाना है। तो हुआ क्या कि जब भी ये जो जार फाइंडिंग का प्रोसेस चलती है, तो वो चलती है लेफ्ट टू राइट। वो क्या चलती है, लेफ्ट टू राइट चलती है। तो लेफ्ट टू राइट के चक्कर में क्या होता है, जावा को वो jar 2 में मिल गई तो वो jar 3 को इग्नोर ही कर देगा, वो इस फाइल को उठा लेगा। तो ये तो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। ये तो एक प्रॉब्लम होगी भैया, मैं तो जावा jar 3 की एक्स वाई जेड डॉट क्लास था, आपने jar 2 की उठा ली। अब क्लाइंट मेरा सर फोड़ रहा है कि आपका कोड गलत चल रहा है, जबकि हमारा कोड तो सही है। इसको उन्होंने कैसे सॉल्व करा, बहुत ही सिंपल से। जैसे मैंने आपको यहाँ पे मॉड्यूल दिखाए थे, यस मैंने आपको यहाँ पे मॉड्यूल दिखाए थे। हमें इतना बताना है कि ये जो मेरा प्रोजेक्ट है, ये इसको जो मेरा jar 2 है उसके मॉडल की जरूरत है, दैट्स इट, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसलिए मैंने कहा थ्योरेटिकल, इसका प्रैक्टिकल करना थोड़ा मुश्किल है, काफी टाइम लग जाएगा मुझे। हमने क्लास हेल को समझा, मोनोलिथ क्या है, जावाला ने कैसे सॉल्व करा वो समझा, वर्जन कॉन्फ्लिक्ट हमने जस्ट समझा, और सिक्योरिटी प्रॉब्लम जो हमने यहाँ समझी कि अगर वो पब्लिक कर दिया और मैं नहीं चाहता आउटर वर्ल्ड यूज करे, क्या करना है, सीधे यहाँ पे कमेंट करो, काम हो गया आपका। देखा, मुझे कुछ करना नहीं पड़ा, सेव करा, कंपाइलर आ गई, कमेंट हटा दी, वो सब सही हो गया। और एक चीज और, अगर मैं यहाँ पे रिक्वायर्स नहीं लिखता हूँ तो भी कोड फटेगा।
तो भी कोड पढ़ेगा। ऐसा नहीं कि मेरी जो इच्छा होगी मैंने यहाँ पे जस्ट बिकॉज सेट कर दिया तो चलेगा। मुझे ये भी बताना पड़ेगा कि मुझे किस किस की ज़रूरत है अपने प्रोजेक्ट में। सो थोड़ा सा लेंदी हो गया आज का वीडियो। नॉर्मली मैं चाहता नहीं इतना बड़ा वीडियो बनाना, आप लोगों का इंटरेस्ट लूज नहीं करना चाहता, पर हेल्पलेसली मुझे ये सारे चीज़ें एक ही वीडियो में सेट करनी थी। सो आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू सो मच गाइस। अब नेक्स्ट वीडियो में हम फाइनली वो अपना जेआरई बनाएंगे, और उसको मैं आपको कैसे यूज़ करते हैं अपने इक्लिप्स में वो भी बताऊंगा। और उसके बाद जो मैं कहता हूँ कि फिर जो हमने मॉडल सिलेक्ट करा वही मॉडल यूज़ हो पाएगा, अगला मॉडल यूज़ नहीं हो पाएगा, वो भी मैं आपको करके बताऊंगा। थैंक यू सो मच।